तो जनाब, आप सबका तहे दिल से मेरे चैनल एडवोकेट टॉक में स्वागत है। हमारे एक व्यूअर ने बड़ा ही रोचक सवाल किया है और उनका सवाल है, क्या हम धारा 138 चेक बाउंस केस के साथ में धारा 420 आईपीसी लगाकर अपना फंसा पैसा जल्द वापस निकाल सकते हैं? मेरा जवाब है हाँ। तो आइए इस सवाल के जवाब को हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं, साथ ही उदाहरणों और कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ के माध्यम से भी समझेंगे, ताकि आप लोग अपने चल रहे या होने वाले चेक बाउंस के केसेस के साथ ही 420 इंडियन पीनल कोड 1860 का उपयोग करने के लिए अपने वकील साहबों को राजी कर सके और दोषी पर अतिरिक्त 420 सेक्शन में होने वाली 7 साल की सजा का दबाव बनाकर अपना पैसा जल्द वसूल सकें। तो जनाब, धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 और धारा 420 आईपीसी का उपयोग एक साथ तब किया जाता है जब चेक बाउंस की घटना के साथ साथ धोखाधड़ी का इरादा स्पष्ट हो। धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का उद्देश्य आर्थिक विवाद का समाधान है। ये धारा तब लगती है जब कोई आपको चेक देता है और वो चेक किसी भी कारण से बाउंस हो जाता है। तब ऐसे में आपको उस चेक में लिखित रकम को वसूलने और चेक देने वाले को दंडित करवाने के लिए इस धारा का इस्तेमाल करके कोर्ट में केस फाइल करना होता है। इस केस में 2 साल की सजा का प्रावधान तो है, परंतु यह धारा जमानतीय है। आसान भाषा में जमानतीय का मतलब यह है कि व्यक्ति को केस होने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं होना पड़ता है और न ही जेल जाने का कोई भय होता है। वह अपनी जमानत देकर आसानी से कई सालों तक केस लड़ सकता है। जबकि धारा 420 आईपीसी का उद्देश्य आरोपी की मंशा और आपराधिक कृत्य को दंडित करना है तथा यह अपराध अजमानतीय है, जिसमें गिरफ्तारी तथा जेल जाने की अधिक संभावना होती है तथा सजा भी 7 साल तक की हो सकती है। इसलिए यदि आपने यह जान लिया कि चेक बाउंस होने पर 420 धारा कैसे लग सकती है, तो यकीन जानिए कि आपका पैसा बहुत जल्द निकल जाएगा, क्योंकि कोई भी आरोपी अधिकतर मामलों में जेल जाने से अच्छा पैसा चुकाना ही ठीक समझता है। तो आइए जानते हैं धारा 138 और 420 एक साथ कब लागू होती हैं। शुरुआत से धोखाधड़ी का इरादा। अगर यह साबित हो जाए कि आरोपी ने चेक जारी करते समय ही धोखाधड़ी करने की मंशा रखी थी। उदाहरण, आरोपी ने जानबूझकर उस खाते का चेक जारी किया जिसमें कोई पैसा नहीं था। आरोपी ने झूठे वादे के तहत उधारी ली और जानबूझकर भुगतान न करने का इरादा रखा। फर्जी चेक जारी करना। जब आरोपी ने जानबूझकर फर्जी चेक, जैसे गलत हस्ताक्षर या नकली खाते का, जारी किया। व्यापारिक धोखाधड़ी। आरोपी ने व्यावसायिक सौदे में झूठे दस्तावेज और चेक देकर लाभ उठाया। बाद में यह साबित हुआ कि चेक केवल विश्वास जीतने के लिए दिया गया था। बार बार धोखाधड़ी की प्रवृत्ति। आरोपी ने कई व्यक्तियों को बार बार बाउंस होने वाले चेक देकर धोखा दिया हो। यह दर्शाता है कि आरोपी का इरादा ही धोखाधड़ी करना था। जिन परिस्थितियों में 138 के साथ में धारा 420 लग सकती है, इसके कुछ उदाहरण हैं। उधार लेकर चेक देना। जैसे किसी ने व्यवसाय शुरू करने के नाम पर 5 लाख रुपए उधार लिए और चेक दिया, लेकिन उसने पहले से तय कर रखा था कि वह पैसा वापस नहीं करेगा। यह धारा 420 का मामला बनता है। फर्जी खाते से चेक जारी करना। आरोपी ने फर्जी नाम और दस्तावेजों से खाता खोलकर चेक जारी किया, जो बाउंस हो गया। सेवाओं का भुगतान न करना। एक ग्राहक ने सेवाएं लेने के बाद चेक दिया, लेकिन पता चला कि उसका कोई इरादा भुगतान करने का था ही नहीं। अब पेश है इस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण केस लॉ और उनका विश्लेषण। पहला केस है एस.डब्ल्यू. पलनिटकर बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2002। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 138 और 420 का उद्देश्य अलग अलग है। यदि किसी व्यक्ति ने केवल चेक बाउंस किया है और धोखाधड़ी का कोई स्पष्ट इरादा नहीं है, तो उस पर केवल धारा 138 लागू होगी। लेकिन अगर चेक जारी करने का उद्देश्य ही धोखा देना था, तो धारा 420 भी लागू होगी। न्यायालय का निर्णय। यदि आरोपी ने जानबूझकर चेक जारी किया, तो 420 लागू हो सकती है। केवल देरी से भुगतान या आर्थिक विवाद पर 420 लागू नहीं होगी। दूसरा केस है अशोक भटनागर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2014। इस मामले में आरोपी ने अपने व्यापारिक साझेदार को चेक दिया और कहा कि यह भुगतान के लिए पर्याप्त होगा।
लेकिन आरोपी ने चेक जारी करते समय ही जान लिया था कि उसका खाता खाली है। इस मामले में माननीय न्यायालय का निर्णय था कि आरोपी का इरादा शुरुआत से धोखाधड़ी का था। कोर्ट ने कहा कि धारा 138 के साथ साथ धारा 420 का भी मामला बनता है। तीसरा केस है गिफ्ट होल्डिंग्स बनाम DCM फाइनेंशियल 2001। इस मामले में आरोपी ने निवेश के नाम पर उधारी ली और फर्जी चेक दिए। बाद में पता चला कि आरोपी ने किसी को भुगतान करने का इरादा ही नहीं रखा था। इस मामले में माननीय न्यायालय का निर्णय था कि चूंकि चेक जारी करने के पीछे धोखाधड़ी का इरादा स्पष्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 420 को सही ठहराया। चौथा केस है सुधीर शेट्टी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2007। इस मामले में आरोपी ने संपत्ति खरीदने के लिए चेक दिया और कहा कि जल्द ही यह क्लियर हो जाएगा। लेकिन जांच में पता चला कि आरोपी ने संपत्ति हड़पने के लिए पहले से ही झूठा वादा किया था। इस मामले में माननीय न्यायालय का निर्णय था कि आरोपी पर धारा 138 और 420 दोनों लागू की गईं। कोर्ट ने कहा कि जब शुरुआत से गलत इरादे हों तो यह आपराधिक मामला बनता है। तो जनाब, अब अंत में निष्कर्ष यह है कि धारा 138 और 420 का एक साथ उपयोग तभी होता है जब आरोपी की शुरुआत से ही धोखाधड़ी करने की मंशा हो। चेक केवल आर्थिक विवाद का हिस्सा न हो, बल्कि यह धोखाधड़ी के बड़े मकसद का हिस्सा हो। इन मामलों में सही साक्ष्य जुटाना और कोर्ट में पेश करना बहुत जरूरी है। उम्मीद है हमारे सम्मानित व्यूअर को जवाब पसंद आएगा और उनके साथ ही अन्य लोगों को भी फायदा करेगा। आप सभी लोगों का दिल से अभिनंदन। मुझे मेरे डिजिटल अवतार द्वारा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।